My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing questions on arithmetic progression that have been asked in IPMAT examination previous years. Start करते हैं session को, and if you're not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to the channel. Also press the bell icon, and you can also message me on Telegram at ADITYAKT and join the WhatsApp channel. Link you can check out in description as well. So first question is from IPMAT 2022. The sum of the first 15 terms in an arithmetic progression is 200, while the sum of the next 15 terms is 350. So what will be common difference? ठीक है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम इज 200 एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 15 टर्म्स इज 350. फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं स्ट्रेट अवे. ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज इक्वल टू n by 2 into 2 times first term 2a plus n minus 1 times common difference 2a plus n minus 1 times t, or we can also say this as equal to n into average value of those number of terms, which is basically n into first term plus last term divided by 2. ठीक है, which is also a plus last term क्या होगा, nth term होगा, तो a plus 1 minus 1 times d which becomes the formula. ठीक है, तो फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमारा सम आ रहा है 200. सो एज पर दिस 15 by 2 into 2 times a 2a plus n minus 1 which is 14d is equal to 200. 5 से सिंप्लीफाई होगा, 40 बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 3. सो दिस बिकम्स 3 by 2 into 2a plus 14d is equal to 40. ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे. पहले सेकंड इक्वेशन में लिख लेते हैं. सो सम ऑफ नेक्स्ट 15 इज 350. फर्स्ट 15 का है 200, नेक्स्ट 15 का है 350. टोटल क्या हो जाएगा, दोनों का टोटल करके हम देखते हैं फर्स्ट 30 टर्म्स का सम. तो फर्स्ट 30 टर्म्स का सम विल बी 200 प्लस 350 550. तो 30 by 2 इंटू 2a, क्योंकि 30 टर्म्स का सम है 2a प्लस 29d, दिस इज इक्वल टू 550. 0 से 0 गया, दिस बिकम्स 3 by 2 times 2a plus 29d that is equal to 55. ओके, 3 by 2 को राइट साइड लेके चले जाते हैं. सो हमारा इक्वेशन बन जाएगा इफेक्टिवली 2a प्लस 14d. और क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कॉमन डिफरेंस है यानी d की वैल्यू चाहिए. तो अगर हम 3 by 2 को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन होगा 2a प्लस 14d, सेकंड होगा 2a प्लस 29d. सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्ट्रेट अवे में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी. 2a प्लस 14d विल बी 14 into 2 80/3. एंड सेकंड केस में 2a plus 29d, this will be equal to 110/3. Okay, so this is first equation, this is second equation. Subtract first equation from the second one, तो second minus first result आ जाएगा हमारा 15d is equal to 30/3 which is equal to 10, and hence d is equal to 10/15 which is equal to 2/3. तो common difference of this progression is 2/3. अगर a पूछता तो common difference की वैल्यू पुट करके अपना फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये तो एक कन्वेंशनल तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. और क्या मेथड हो सकता है जिससे कि इस क्वेश्चन को और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देखो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मेथड ज़्यादा आसान होगा, उसको भी समझते हैं कि फर्स्ट 15 टर्म्स का हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम आ रहा है 200, नेक्स्ट 15 का सम आ रहा है 350. एक सिंपल सी प्रोग्रेशन लेते हैं और पहले वहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, दिस इज अवर प्रोग्रेशन. तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या आ रहा है इन दिस केस, दैट इज 10. फर्स्ट 4 टर्म्स का सम इज 10. नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम क्या आ रहा है 5 6 7 8. सो दिस इज 11 प्लस 15 26. 26 आ रहा है सम. बट इफेक्टिवली हो क्या रहा है, हमने पहले केस में भी 4 टर्म्स का सम लिया, नेक्स्ट केस में वी आर टेकिंग द सम ऑफ 4 टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है. ठीक है, और हर एक केस में क्या हो रहा है, तुम ऐसे समझो कि हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो शिफ्ट हो रहा है. कैसे शिफ्ट हो रहा है कि हमारा पहला टर्म 1 था इन फर्स्ट सम, फॉर फर्स्ट 4 टर्म्स सम हमारा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म वाज इक्वल टू 1, बट इन सेकंड सिनेरियो our first term is equal to 5. So there is an increase of 4 in the first term. Similarly, there is an increase of 4 in the second term from 2 to 6. There is an increase of 4 in the third term and also increase of exactly 4 in the fourth term. तो बेसिकली हमने क्या किया, हर एक टर्म में 4 ऐड कर दिया. और 4 क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने ली है दैट इज सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 and common difference is also equal to 1. So since common difference is equal to 1 and we have taken sum of 4 terms, so जो fifth term आया हमारा that is basically a jump of 4 terms. That is why this 4 is basically nothing but 4 times common difference. Isn't it so?
4 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। तो स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं कि पहले केस में अगर हम सम हमारा आया था सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स दैट वाज इक्वल टू 10, सो सिंस एवरी टर्म हैज जंप्ड बाय 4d और टोटल 4 टर्म्स हैं, तो हमारा sum for next 4 terms will be 10, which is sum for first 4 terms plus कितना जंप आया हमारा 4d in every term, total terms are 4, तो 10 plus 16d and hence answer will be 10 plus 16 which is equal to 26। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर ये बात समझ पा रहे हो तो स्ट्रेट अवे में बस यही फंडा अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में भी। इन दिस क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारा कि हमारे फर्स्ट 15 टर्म्स का हमने सम लिया, सो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम दैट इज इक्वल टू 200 and this will start from a, then a plus d and so on, and last term will be a plus 14d. Then we are taking sum of next 15 terms. So first term will be a plus 15d and the last term will be a plus 29d. So basically we are adding 15d on every term. हर एक टर्म में 15 ऐड कर रहे हैं, 15d का जंप आ रहा है हर एक टर्म में, तो टोटल सम हमारा क्या होगा 200 तो रहेगा ही रहेगा, और एडिशनली एवरी टर्म इज इंक्रीजिंग बाय 15d and total terms are 15, तो 200 plus 15d into 15, this must be the sum of next 15 terms। ध्यान देना ये तभी अप्लाई होगा जबकि हमारे नंबर ऑफ टर्म्स दोनों केसेस में सेम है, दोनों केसेस में नंबर ऑफ टर्म्स सेम है, तभी ये चीज अप्लाई होगा। दूसरे केस में हमारे 10 टर्म्स होते हैं तब फिर ये चीज काम नहीं करती। ठीक है, सो फर्स्ट केस में भी देयर आर 15 टर्म्स, नेक्स्ट केस में भी हमारे पास 15 टर्म्स ही हैं, तो 200 plus 15d into 15 दिस इज इक्वल टू 350 and hence 225d is equal to 350 minus 200 150, तो d आ जा रहा है 150 by 225 which is 2/3। ओके, ये कहानी समझने के लिए लिखी है, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट 15 एंड नेक्स्ट 15 में क्या होगा, 15 टर्म्स का जंप होगा बिकॉज 15 टर्म्स का सम लिया मैंने फर्स्ट केस में, 15 टर्म्स का जंप आया, 15d का जंप आया, एवरी टर्म इन एवरी टर्म, टोटल टर्म्स ऑफ 15, तो 225d का जंप आया और डिफरेंस आया हमारा 200 350 150 का। सो बेसिकली 15 15 225d दिस इज इक्वल टू 150। स्ट्रेट अवे हम इस इक्वेशन में पहुंचेंगे, आंसर आ जाएगा d इज इक्वल टू 2/3, ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Let Sn be the sum of first n terms of an arithmetic progression. If S5 is equal to S9, so what is the ratio of A3 is to A5? So third term और fifth term का ratio क्या होगा? If sum of 5 terms that is equal to sum of 9 terms. Again, directly formula apply करते हैं. Sum of 5 terms will be equal to 5/2 into 2a plus 4d, and that is equal to sum of 9 terms. Sum of 9 terms will be equal to 9/2 into 2a plus 8d. ठीक है, 2 and 2 gets cancelled out, so this becomes 2a plus 4d divided by 2a plus 8d, and that is equal to 9/5. 2 कॉमन आ जाएगा, so this will effectively be a plus 2d upon a plus 4d being equal to 9/5, and a plus 2d is third term and a plus 4d is fifth term. So a3 by a5 is 9/5. 9/5. Option A is the answer. Okay, क्या ये क्लियर है? तो दिस वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, बट इसमें भी एक थोड़ा सा अप्रोच समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन तो आसान है, डायरेक्टली फॉर्मूला से बहुत सिंपली हो जाएगा, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को भी इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरप्रेट करते हैं क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पता है हमको। इफ S5 इज इक्वल टू S9, मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। इफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि सम ऑफ 6 टर्म प्लस 7 टर्म प्लस 8 टर्म प्लस 9 टर्म दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी तो हमारा सम ऑफ 5 टर्म्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ 9 टर्म्स, तभी तो ऐसा होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि इफ सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 9 टर्म्स, दैट इंप्लाइज दैट टर्म नंबर 6, टर्म नंबर 7, टर्म नंबर 8, टर्म नंबर 9 देयर सम इज इक्वल टू 0। ओके, is that clear? So if sum of these 4 terms this is equal to 0, so their average will also be 0। अगर sum 0 है तो average भी 0 होगा, और average लाई करेगा exactly in the middle। अब क्योंकि 4 terms है, अगर 5 terms होते, odd number of terms होते, तो average हमारे पास एक term होता, but since these are even number of terms, 4 terms है, तो average will lie somewhere in the middle, exactly in the middle between term number 7 and term number 8, और average आ रहा है हमारा equal to 0। ठीक है, अब तुम यहाँ पे, क्योंकि हमें रेशियो ही चाहिए अल्टीमेटली, इनिशियली भी हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 9 एंड फाइनली वी नीड रेशियो, तो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं।
ठीक है, वी कैन एज्यूम एनी वैल्यूज. सो सिंस हमें एवरेज जीरो चाहिए, तो लेट अस से इफ दिस वैल्यू इज जीरो बिटवीन टर्म नंबर 7 एंड 8, सो लेट अस से कि टर्म नंबर 8 हमारा +1 है, तो टर्म नंबर 7 विल बी -1, तभी तो एवरेज जीरो आएगा. देन +1, ये एपी है क्लियरली, +1 कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा दैट ऑफ 2. ठीक है, और +2 आ रहा है. तो नेक्स्ट टर्म विल बी +3, टर्म बिफोर विल बी -3, देन -5, -7, -9 एंड सो ऑन. ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है A3 is to A5, so A3 is basically equal to -9, A5 is equal to -5, तो रेशियो विल बी 9:5. रेशियो हो जाएगा 9:5. तुम कुछ भी वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो, हमारे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं रेशियो पूछ रहा है तो आंसर में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी तो एक यूनिक आंसर आएगा. इसका उल्टा भी कर सकते थे. ठीक है, हम चाहते तो +1 -1 भी मान सकते थे, यानी कि एक डिक्रीजिंग एपी मान सकते थे कि टर्म नंबर 7 इज इक्वल टू +1, टर्म नंबर 8 इज इक्वल टू -1, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो दिस विल बी -3, दिस विल बी +3, +5, +7, +9. ठीक है, या फिर कुछ और वैल्यूज भी मान सकते थे, तो कुछ भी मानते, एज लॉन्ग एज हमारा एवरेज जीरो आ रहा है तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे कि इसको मान लेते, लेट्स से दिस इज इक्वल टू +2, तो दिस विल बी -2. ठीक है, अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है +4 का, तो 4 सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर प्रोसीड कर रहे हो प्रीवियस टर्म में जा रहे हो तो -6, -10, -14, -18. रेशियो चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑब्वियसली तो जो लॉजिक है हमारा वो तो सेम ही रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या बातें अप्रिशिएट कर पा रहे, समझ पा रहे हो. ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 258 11 टिल 179 एंड 3579 टिल 101, कितने टर्म्स हमारे कॉमन होंगे इन दीज टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो फर्स्ट एपी इज 2 followed by 5, then 8, 11 and so on till 179. So in first AP, first term is 2 and common difference is equal to 3 +3. इंक्रीजिंग एपी है, +3 हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है. सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म इज 3, देन 5, देन 7, देन 9 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज बेसिकली इक्वल टू 101. सो इन सेकंड एपी फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2. हमें चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन कितने होंगे इन दीज टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. तो फर्स्ट टर्म तो क्लियरली कॉमन दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अगर हम एक फर्दर टर्म लिखें तो नेक्स्ट टर्म विल बी 11, सो 11 विल आल्सो बी कॉमन इन बोथ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस. तो फर्स्ट कॉमन टर्म, और बेसिकली कॉमन टर्म्स विल आल्सो मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो कॉमन टर्म, फर्स्ट कॉमन टर्म इज इक्वल टू 5, नेक्स्ट इज 11, फिर नेक्स्ट क्या होगा, 6 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, नेक्स्ट विल बी 17, देन 23 एंड सो ऑन एंड सो ऑन. Okay, now since first AP is ending in 179, second AP is ending in 101, तो जो लास्ट टर्म हमारा होगा, लास्ट कॉमन टर्म, दैट विल डेफिनेटली बी लेसर देन 179. ये तो पक्की बात है, बट दैट विल आल्सो बी लेसर देन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 179, बट दैट विल आल्सो बी लेस देन इक्वल टू 101. तो लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा, जिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो लास्ट टर्म है स्मॉलर होगा, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द स्मॉलर लास्ट टर्म विल बी द लिमिटिंग फैक्टर. यानी कि अवर लास्ट टर्म ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, लेट अस से दैट इज इक्वल टू Tn, तो Tn मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 101. ठीक है, 179 से छोटा तो होगा ही होगा, बट अगर 101 से छोटा होगा या फिर लेस देन इक्वल टू होगा, तो डेफिनेटली 179 से भी स्मॉलर और लेस देन डेफिनेटली होगा. सो दिस विल बी आवर लिमिटिंग कंडीशन. फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन एपी इज 5 और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू +6. अप्लाई कर दो, तो टर्म नंबर n विल बी 5 a plus n minus 1 times d, तो 5 plus n minus 1 times 6, this should be less than equal to 101. Okay, so 5 plus तो 6n minus 6 plus 5, so 6n minus 1 less than equal to 101. 6n is less than equal to 102. ठीक है, तो 17 6 102, तो n should be less than equal to 70. The number of terms common will be equal to 17. Option A आंसर आ जाएगा. That 17 terms in total will be common. ओके, और कभी भी हमें दो ऐसी एपीज दी हो, 3 दी हो, कितनी भी दी हो, तो अल्टीमेटली अगर मैं जो कॉमन एपी बनेगी, कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी, उसका कॉमन डिफरेंस दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ कॉमन डिफरेंसेस गिवन. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ d1 एंड d2, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन दिस केस ऑफ 2 and 3, एंड हेंस दैट विल बी इक्वल टू 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द numbers -16, 2 to the power x plus 3, minus 2 to the power 2x minus 1, minus 16, 2 to the power 2x minus 1 plus 16, these are in arithmetic progression. So what will be value of x? So
whenever we've been given three terms a, b and c, and these terms a, b and c are in arithmetic progression, so always we can say that 2b is equal to a plus c. 2 times the middle term, that is equal to a plus c. Or basically the middle term exactly in the middle, that will always be average of the terms. Okay, average of the terms. So we can write this as b is equal to a plus b plus c by 3. Or we can write this as b is equal to a plus c by 2. First term plus last term by 2. Middle term will be average. ठीक है, सो दोनों बातें एक ही हैं. अगर b is equal to a plus b plus c by 3 लिखोगे तब भी आएगा 3b is equal to a plus b plus c. 3b minus b will be 2b, तो 2b is equal to a plus c. और अल्टीमेटली स्ट्रेट अवे जब भी हमें तीन टर्म्स दिए हैं एपी में, तो हमेशा कंडीशन अप्लाई करना है 2b is equal to a plus c. 2 times the middle term, that is equal to a plus c. ओके, तो इस केस में भी यही सेम काम करेंगे. टर्म्स टिपिकल लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले कंडीशन लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ b यानी मिडिल टर्म विच इज 2 to the power x plus 3 minus 2 to the power 2x minus 1 minus 16, and this is equal to first term which is minus 16 plus last term which is 2 to the power 2x minus 1 plus 16. So this part gets cancelled out. Okay, अब थोड़ा assumption लेते हैं. Let us assume क्योंकि 2 to the power x आ रहा है, 2 to the power 2x आ रहा है, let us assume 2 to the power x, this is equal to some unknown t, this is equal to t. ठीक है, so if 2 to the power x plus 3 is mentioned, this is basically 2 to the power x multiplied by 2 to the power 3. ठीक है, तो पता है ना कि a to the power m plus n that is equal to a to the power m into a to the power n, और 2 to the power 3 is equal to 8. सो हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को 2 into 2 to the power x into 2 to the power 3 यानी कि 8 times 2 to the power x, और 2 to the power x को माना है t, तो 8t minus 2 to the power 2x minus 1, तो ये हो जाएगा 2 to the power 2x divided by 2 to the power 1. ठीक है, 2 to the power 2x minus 1, this will be 2 to the power 2x divided by 2 to the power 1, और 2 to the power 2x क्या है, 2 to the power x का स्क्वायर यानी t स्क्वायर, तो माइनस t स्क्वायर by 2 माइनस 16, एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा सिमिलरली 2 to the power 2x minus 1 राइट हैंड साइड में भी है, सो दिस इज t स्क्वायर by 2. ओके, अब मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स. So the equation will be 4 into 8, 32t minus 2t square minus 16 into 4, 64. राइट हैंड साइड विल बी टी स्क्वायर. सो इक्वेशन बन जाएगा, सब कुछ राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ. ठीक है, सो 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 3t स्क्वायर माइनस 32t प्लस 64, दिस इज इक्वल टू 0. तो t की वैल्यूज क्या आएंगी, सम ऑफ दीज वैल्यूज should be equal to 32, product should be 64 into 3, 192. ठीक है, 192 प्रोडक्ट आएगा 192 और सम आएगा 32, तो 24 and 8 अलग केस बनेगा. ठीक है, 24 and 8, एंड सिंस हमारा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर सेकेंड डिग्री टर्म दैट इज 3, तो डिवाइड बाई 3 कर दो. सो वैल्यूज ऑफ टी विल बी इक्वल टू 8 and 8 by 3. ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे ब्रेक करते तो क्या करते, 3t स्क्वायर. सो लिखते इक्वेशन को 3t स्क्वायर माइनस 24t माइनस 8t प्लस 64, दिस इज इक्वल टू 0. सो दिस बिकम्स 3t माइनस 8 इंटू टी माइनस 8 इक्वल टू 0. एंड सिंस दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हमारा 0 है, सो इधर 3t माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0 विच विल गिव अस t इज इक्वल टू 8 by 3, और t माइनस 8 विल बी 0. सो t इज इक्वल टू 8. दो सॉल्यूशंस मिले हमें, t इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 8 by 3, बट t इज इफेक्टिवली 2 to the power x. So there are two conditions. First case will be when 2 to the power x is equal to 8, and second case when 2 to the power x is equal to 8 by 3. अब इस क्वेश्चन में आइडियली मेंशन होना चाहिए था कि x इज अ इंटीजर, जो कि मेंशन नहीं है, बट x की वैल्यू पूछा है, थीटा आंसर है, हमें टाइप करना है आंसर, क्लियरली आंसर इंटीजर होगा, तो 2 to the power x is equal to 8 के केस में मिलेगा कि x must be equal to 3 because 2 to the power 3 that is equal to 8. So answer in this case will be x equal to 3. Okay, this will be our answer for sure. बट सेकंड वाला केस भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा एडिशनल कंडीशन तो है नहीं यहाँ पे. ठीक है, 2 to the power x कैन ऑल्सो बी नॉन इंटीजर, बट इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें इंटीजर देना पड़ेगा. तो 2 to the power x इक्वल टू 8 by 3 से हमें आंसर क्या मिलेगा, बेसिकली दो आंसर होंगे. एक तो मिल गया x इक्वल टू 3, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर स्ट्रेट अवे हो जाएगा बीइंग अ थीटा क्वेश्चन. अदरवाइज आंसर एक और होगा, 2 to the power x इक्वल टू 8 by 3 से क्या होगा, लॉग ले लोगे दोनों साइड्स पे, लॉग लेना पड़ेगा, लॉग ले लो 2 के बेस में, सो लॉग ऑन द बेस ऑफ 2, तो लॉग ऑफ 2 to the power x ऑन बेस ऑफ 2 that is equal to log of 8 by 3 base of 2.
which will be log of 8 on base of 2, ठीक है, माइनस log of 3 on base of 2. और यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी log of 2 power x on the base of 2, this will be equal to x only, so x will be equal to, और log of 8 on the base of 2, this will be 3, x equal to 3 minus log of 3 on base 2. तो दो आंसर्स मिलेंगे हमें, एक तो मिला x equal to 3 एंड सेकंड आंसर विल बी x equal to 3 minus log of 3 on the base of 2. ओके, और डोमेन वाला कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे सेकंड आंसर भी हमारा सेटिस्फाई करेगा बस गिवन क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था वहाँ पे आंसर 3 होगा, बिकॉज आंसर हमारा डेफिनेटली ऐसे केसेस में इंटीजर होगा. ठीक है, सो समझ में आ रही है बात. इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी बातें हमने डिस्कस की सारी की सारी बातें समझ में आई. एपी पे इतने ही क्वेश्चन आए थे. दीज ऑल द क्वेश्चंस that were asked in arithmetic examination related to arithmetic progression. Next session we'll be doing questions on geometric progression. This is all for this session. I hope कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे. फिर भी कहीं किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो कमेंट जरूर मेंशन करना. अगर सेशन पसंद आए तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.